अगले साल मिल सकती है बड़ी सौगात। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम होगा पूरा। 2024 के अंत में संपन्न हो सकती है बड़ी परियोजना। रामबन में फेक न्यूज के खिलाफ फिर से मुहिम शुरू। जिला प्रशासन ने सूचना विभाग को जारी किया आदेश। झूठी पत्रकारिता करने वालों के खिलाफ कसेगा शिकंजा। डोडा की खूबसूरती बढ़ाने की कोशिशें फिसड्डी हुई साबित। सरकारी खजाने को म्युनिसिपल काउंसिल ने लगाया चूना। आधी अधूरी परियोजना को पूरा नहीं कर पाए अधिकारी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पहले विजन वॉल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं सरकारी इमारतों को लेकर। सरकारी इमारतों के निर्माण के लिए लोगों से उनकी जमीनें लेते हुए सरकार भले ही ऐसे लोगों के लिए बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन ये वादे अक्सर निभाए नहीं जाते हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है सोरनकोट के लथुंग इलाके से, जहां पर सरकार ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के निर्माण के लिए एक शख्स से जमीन ली थी और उसके साथ ही एक बड़ा वादा भी किया था। सरकार का वो वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और आलम यह है कि इस शख्स ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर की ऊपरी इमारत पर कब्जा कर वहां पर मवेशियों का चारा स्टोर करा दिया है। और क्या कुछ पूरा मामला है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश मलिक यहां पर कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप उससे पहले तस्वीरें देखिए कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर देखने को यह मिल रहा है कि पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए जो जमीन दी गई थी उस पर बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन जब वो वादे पूरे नहीं किए गए तो उस शख्स ने भूसा रखना शुरू कर दिया इसकी ऊपरी इमारत पर। और जो तस्वीरें हैं आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मवेशियों का चारा है वो इस बिल्डिंग रखा गया है। और हालांकि बात करते हैं बिल्डिंग की, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जो स्थिति है वो भी कुछ ज्यादा सही यहां नजर नहीं आ रही है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए आकाश मलिक हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं। तो आकाश से पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से आकाश इस बिल्डिंग की बात करते हैं, तो कितने साल पुराना ये पूरा वाकया है कि जब इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बनाया गया था और जो वादा है वो उस व्यक्ति से किया गया था? पहले मैं आपको बताता चलूं, 2008 में जो है एक जगह है इस आदमी ने अपने कब्जे में रखी था। 2008 की जगह और उसके बाद जो है 2009 में इस बिल्डिंग का काम शुरू हुआ और 2017 में जो है ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई और उसके बाद 2017 में इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ और उसके बाद जो है 2017 में ये पीएचसी जो वहां पे शुरू हो गई। और जिस आदमी ने ये जगह दी थी और उनका ये कहना है कि अभी तक जो है हमें कोई भी कंपनसेशन या हमारा कोई भी मुलाजम नहीं लगाया था। 2017 से लेकर आज 2023 हो चुका है, हमारे साथ सरकार जो है सही सलूक नहीं कर रही है, हमारी कोई भी मांग जो है पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल, आपसे आकाश ये सवाल मेरा रहेगा कि जिस समय इस पूरी जमीन को लिया गया था तो उस समय जो जमीन का मालिक है उनसे क्या कुछ वादे किए गए थे? क्या कंपनसेशन देने की बात कही गई थी, नौकरी देने की बात कही गई थी, यानी कि सरकार और उस व्यक्ति के बीच में क्या कुछ जो एक कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन किया गया था? जी, उस हवाले से बताऊं, उससे हमारी बात भी हुई और उनका ये कहना है कि हमें सरकार ने कहा था कि आपको या मुलाजम दी जाएगी या एज पर जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है और उसके कारण या पैसा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है उसके साथ कोई भी जो है हमें ना ही उसको कोई नौकरी मिली और ना ही कोई कंपनसेशन मिला। और उसने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि बड़ी जल्द जो है हमें इस चीज की जो है इस चीज पर कोई ना कोई एक्शन किया जाए, नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में जो ऊपर वाली नीचे वाली इमारत है वो उन्होंने कहा है कि मैं उस पर भी कब्जा कर दूंगा दोबारा से। ये एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे आकाश की, जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपरी मंजिल पे जो कब्जा है वो किया गया है, तो क्या आज तक कोई कदम उठाया गया इस कब्जे को हटाने के लिए? कोई इस तरीके से जो बहस है या तू मैं देखने को मिली हो मालिक या फिर जो पीएचसी हेल्थ सेंटर चला रहे हैं वहां पर? क्या उस हवाले से बात हुई, जो इसमें जो ऊपर की बिल्डिंग है उसमें घास भी है और काफी सारा जो सामान का रखा हुआ है और उसने अपने कब्जे में रखी है। और नीचे वाली बिल्डिंग जो है वहां पे जो है डॉक्टर बैठते हैं और वहां पे काम भी चल रहा है।
और आज सुबह सुबह कुछ सीनियर ऑफिसर से, मेरी मेडिकल ऑफिसर से बात हुई है। उनका ये कहना है कि हमने इसकी फाइल जो है हायर अथॉरिटी को सबमिट कर दिया, आने वाले वक्त में जो है इसको जो है हायर अथॉरिटी ही देखेगी। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से बिल्डिंग की हालत भी कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही है, तो क्या अभी भी हेल्थ सेंटर इस बिल्डिंग में जारी है? लोग आते हैं अपने स्वास्थ्य का जांच करवाने के लिए? जी बिल्कुल जो है नीचे वाली जो सेंटर है उसमें बिल्कुल जो है हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है। लेकिन ये जो अभी जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ऊपर वाली बिल्डिंग है जहाँ पे जो है घास और सामान रखा हुआ, ये जो है मालिक के कब्जे में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आकाश मलिक, और वहीं पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग सोरेनकोट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बनाने की यहाँ पर जो कोशिश थी वो की गई थी। हालांकि नीचे वाली जो मंजिल है यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर अभी भी हेल्थ सेंटर चल रहा है, लेकिन ऊपरी मंजिल पर जो मालिक है उसके द्वारा मवेशियों का चारा रखा जाता है, क्योंकि सरकार ने किए हुए वादों को आज तक पूरा नहीं किया। तो चलिए बात करते हैं जम्मू सूबे की। जम्मू सूबे की आवाम को अगले साल के अंत तक एक बड़ी सौगात मिल सकती है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का। जो काम है वो युद्ध स्तर पर जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 के अंत तक इस पर गाड़ियां यहां पर फराटे से भागना शुरू हो जाएंगी। आपको ये बता दें कि सांबा जिले में ये काम दिन रात जारी है और वो किसान भी सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिन्होंने इस निर्माण के लिए अपनी जमीनें दी हैं। कितनी गति से जारी है ये काम, इस सब पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया यहाँ पर स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऋषि से हम जानेंगे कि आखिरकार ये जो एक्सप्रेसवे का काम है ये किस तरीके से चल रहा है। ऋषि, पहला सवाल आपसे ये रहेगा, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो क्या लगता है 2024 यानी कि अगले साल तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से देश भर में इस समय सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की बात करें तो मेट्रो सिटीज की तर्ज पर यहाँ पर भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सड़कों को लेकर वो अब जो है वो ग्राउंड पर उतारे जा रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो पिछले दिनों में आपने देखा कि नेशनल हाईवे की जो यहाँ पर वाइडनिंग है वो की गई है, तमाम नए पुल जो वो कुछ इलाकों में दिए गए हैं। और इसी तरह से जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम जो वो लगातार जोरों शोरों से चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 के अंत तक या फिर 2025 के शुरुआती दिनों में जो है ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे का। और मैं आपको बता दूं कि अगर अलग अलग स्ट्रेच को लेकर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग स्ट्रेच को लेकर यहाँ जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनके पास इसका काम है। और हिरणनगर से लेकर अगर जख इलाके तक की बात करें तो इस स्ट्रेच का भी मैं आपको अपडेट कर दूं कि इसमें 133 के आसपास जो छोटे बड़े स्ट्रक्चर्स हैं वो बनेंगे, जिसमें कलवर्ट होंगे या पुलियां होंगी, तमाम इस तरह की चीजें हैं। और जो तमाम नदी नाले हैं, खासतौर पर बसंतर दरिया है, देवक नदी है, तो जो भी इसके अधीन जो नदी नाले आ रहे हैं उसके ऊपर बड़े बड़े पुल यहाँ पर बनाए जाएंगे। और इसकी 60 मीटर की जो चौड़ाई बताई जा रही है इस हाईवे की, यानी 6 लेन ये जो एक्सप्रेस हाईवे होगा। और इसका जो लाभ होगा वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देश की अगर अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें तो वो तभी मजबूत होती है जब आपके देश में सड़कें अच्छी होंगी, रोड कनेक्टिविटी अच्छी होंगी, ताकि जो संपर्क है वो एक एंड से दूसरे एंड पर बना रहे। और उसी को लेकर यहाँ पर जो काम किया जा रहा है ये लोगों को फायदा पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट है। देखिए, दिल्ली से कटरा तक की जो दूरी है आपकी वो काफी कम हो जाएगी, आप आराम से इस डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, ट्रैफिक कंजेशन से आपको जो है वो राहत मिलेगी और आपका जो सफर है ये बड़ा आसान होने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टूरिज्म से कितना फायदा यहाँ पर होगा। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर की कई ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अभी भी हिडन आप कह सकते हैं। जब यहाँ पर एक टूरिस्ट का फ्लो बन जाएगा, इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे का इस्तेमाल कर लोग यहाँ जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, तमाम हमारे जम्मू की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो एक्सप्लोर होंगी, माता वैष्णो देवी जी के भवन तक जाना आसान हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जिससे काफी लाभ जो वो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे से मिलने वाला है। और अगर केंद्र सरकार को लेकर बात करें तो केंद्र सरकार के जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी वो लगातार इन तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जो वो आमली जामा पहना रहे हैं और वो डंके की चोट पर कहते हैं कि पिछली सरकारों में
में इस तरह के हमें बड़े प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। ये जो भारतमाला परियोजना के तहत काम किए जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे की वाइडनिंग हो या दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर आप जिस तरह से मानसर से उधमपुर तक का जो सड़क मार्ग एक नया हमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑल सीजन रोड होगी कश्मीर घाटी में, जो तमाम सप्लाई जाती है वो। लेकिन ऋषि देखिए, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि हम विकास तो करवा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमी को इससे बेनिफिट होगा, लेकिन वहीं पर उसी इकोनॉमी का हिस्सा जो है वो किसान भी है। तो किसान जिस तरीके से सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जिनकी जमीनें इस पूरे प्रोजेक्ट पर आएंगी, ऑक्यूपाई की जाएंगी, प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, तो क्या उनको कहीं ना कहीं उम्मीद देती हुई यहाँ सरकार नजर आ रही है इस एक्सप्रेसवे के जरिए? देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। अगर मुआवजे को लेकर बात की जाए, लैंड कंपनसेशन को लेकर बात की जाए, तो यहाँ पर लैंड कंपनसेशन मिल रही है तमाम किसानों को। हमने यहाँ पर ग्राउंड पर उतर कर देखा है। हालांकि कुछ एक किसान ऐसे हैं जिनकी लैंड तो आई है इस हाईवे के अधीन, लेकिन वो उनकी लैंड नहीं है, वो सरकारी लैंड है। तो हो सकता है कि वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें जो किसानों को पेश आ रही है। अदरवाइज ओवरऑल अगर हम देखें, जिन किसानों की भूमि इसके अधिकृत हुई है, हाईवे के अधीन आई है, उनको अच्छा खासा मुआवजा जो वो मिला है। ये हमने कुछ किसानों से वहां पर बातचीत की है। हालांकि जब बड़े प्रोजेक्ट जो वो ग्राउंड पर उतारे जाते हैं तो कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ दिक्कतें परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से लाभ कितना होगा ये आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब जंक्शन बनेंगे, हालांकि जंक्शन को लेकर भी कई लोगों ने सवाल उठाया कि हमारे इलाके में जंक्शन बनाया जा रहा है, वो हमारी जमीनें जो वो उसके अधीन आ रही है। जंक्शन का फायदा क्या होगा? देखिए, एक बड़ा कम्प्लेक्स वहां पर बनेगा, वहां पर रोजगार के साधन होंगे, आपकी शॉप्स होंगी, कम्प्लेक्सेस होंगे। तो ये टर्मिनल जंक्शन के फायदे होने वाले हैं इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे पर। तो जो कंपेंसेशन को लेकर आप बात कर रहे हैं, कंपेंसेशन दी जा रही है। कुछ एक आप ये कह सकते हैं कि 5 से 10% का ऐसा आंकड़ा हो सकता है कि जिनको भी कंपेंसेशन लेने में दिक्कतें आ रही हो, चाहे वो सरकार के एंड पर बात हो, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पा रहा हो। ये चीजें हैं, इनको भी दुरुस्त जो वो किया जा रहा है आने वाले दिनों में, ताकि कोई भी किसान निराश ना हो कि उनकी भूमि इसके अधीन आई और उनको कंपेंसेशन नहीं मिला है। इसको लेकर भी लगातार जो प्रशासनिक अमला है वो काम कर रहा है। लेकिन देखिए ऋषि, बिल्कुल एक सवाल और आखिरी रहेगा मेरा आपसे कि जिस तरीके से हमें पहले देखने को मिला था कि कुछ किसान ये कहना था कि जो इससे पहले प्रोजेक्ट सरकार द्वारा बनाए गए हैं, आज तक उसका मुआवजा या फिर कोई भी कंपनसेशन अमाउंट उन्हें नहीं दी गई है। तो अब क्या उसका जो असर है वो हमें इस प्रोजेक्ट पर देखने को मिल रहा है कहीं? देखिए, ये चीजें ऑब्वियस सी बात है कि ये चीजें देखी जा रही है। देखिए, अभी आपको याद होगा कि हाल ही में 1 से 1.5 महीना पहले अगर बात करें तो जब इसका काम शुरू हुआ था, जब लैंड एक्वायर की जा रही थी इस प्रोजेक्ट को लेकर, तो वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किए कि हाईवे का अधीन हमारी जमीनें आ रही है, हमारा यही एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है, यही हमारा इनकम का जरिया है, तो इसको लेकर काम करें या फिर यहाँ से हाईवे जो वो कहीं और से जो वो निकाला जाए। एक ये लोगों ने पॉइंट रखा। और जो टर्मिनल को लेकर भी मैंने आपको कहा कि कुछ एक एरिया में टर्मिनल बनने वाले हैं, वहां पर भी किसानों की भूमि जो वो आ रही है। इसको लेकर यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टीज ने सवालिया निशान खड़े कर दिए। खासतौर पर अगर कानून के जानकारों को लेकर बात करें तो वो भी सामने आए इन तमाम रखने के लिए कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, और जो उनको जमीनें दी गई है, हालांकि ये कस्टोडियन लैंड है, और अगर मुआवजा आता भी है तो वो कस्टोडियन विभाग के खाते में जाएगा, लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक जमीनों के अधिकार आपके पास नहीं है तो आपको मुआवजा नहीं मिल सकेगा। इसी को लेकर लगातार लोग ये कह रहे हैं कि हमें हमारी जो जमीनें जिसको लेकर हमने राय बाई की है, हालांकि वो दी तो सरकार ने थी, लेकिन उसका हमें अभी राइट मिलना चाहिए। हमने कई वर्षों से इस भूमि को जब वो ऐसे इस लायक बनाया कि वो उपजाऊ भूमि कर दी है, वहां पर कल्टीवेशन लगातार हो रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार जो प्रावधान बना रही है इन किसानों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए, ताकि अगर हाईवे बन रहा है तो इनकी जमीनें अगर आ रही है तो उसको लेकर इनको कोई ज्यादा नुकसान ना हो, इनको कुछ हद तक कंपनसेशन दी जाए। लेकिन जिनकी जमीनें हैं, जो स्टेट लैंड के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी मालिकी जमीनें हैं, उनको अच्छा खासा मुआवजा जो है कंपनसेशन मिली है, जिनकी जमीनें इस हाईवे के अधीन आई है। तो ये बड़े प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो इन प्रोजेक्ट्स की जा रही है मुझे लगता है कि इससे पहले नहीं हुई है, और लगातार हमें जो अब सड़कों के माया जाल है वो हमें बिल्कुल और यही से जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो वो बदलती नजर आ रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि। जिस तरीके से ऋषि ने बताया कि अगर बात करें एक्सप्रेसवे की तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में जो काम है वो शुरू हो चुका है, और ये भी उम्मीदें जताई जा रही है कि 2024 तक इसे अंत कर दिया जाएगा और ये जो एक्सप्रेसवे है ये लोगों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
तो चलिए अब फेक न्यूज की बात करते हैं। फेक न्यूज के खिलाफ रामबन जिला प्रशासन ने फिर से एक बड़ी मुहिम शुरू कर दी है। प्रशासन ने सूचना विभाग को फेक न्यूज पर कड़ी नजर रखने का आदेश भी जारी कर दिया है। इससे पहले भी प्रशासन ने फेक न्यूज पर लगाम कसते हुए जो कुछ स्वयंभू पत्रकारों पर नकेल कसी थी, और वहीं पर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कुछ देर हमारे साथ यहाँ पर नदीम जुड़ेंगे। लेकिन वहीं पर आपको ये बताएं कि फेक न्यूज को लेकर आए दिन जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें देखने को मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कदम उठाती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारिता पर बहुत जरूरी है कि फेक न्यूज पत्रकारिता के तौर पर ना फैले, और वहीं पर उसके साथ साथ तमाम जानकारी के लिए नदीम हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। नदीम से जानते हैं। नदीम, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पुराना भी हमें ऑर्डर देखने को मिला था, जहां पर बार बार कहा जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कुछ ऐसे पोर्टल्स या कुछ ऐसे पत्रकार जो जर्नलिस्ट हैं जिसकी वजह से फेक न्यूज ज्यादा सर्कुलेट होती है, उन पर कहीं ना कहीं रेगुलेशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या प्रीवियस एक्शन हमें कोई देखने को मिले थे इस तरीके से रामबन पर? तो बिल्कुल पल्लवी, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन जो है ये फेक जो भी वेब पोर्टल्स हैं या फिर फेक जर्नलिस्ट है उन पर नकेल कसने में कहीं न कहीं बहुत आगे नजर आ रही है। हमने देखा कि पहले तो जो भी फेक पोर्टल्स चला रहे थे विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, उन लोगों की नकेल कसी गई और कहीं न कहीं 8 पोर्टल्स को डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर बैन किया गया था। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज सुबह सुबह डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को डिप्टी कमिश्नर रामबन की तरफ से एक फैक्स किया गया और उसमें चीज बताई गई है कि जो भी लोग फेक न्यूज वगैरह चलाते हैं, चाहे उसमें फेक वेब पोर्टल्स हो या फिर न्यूज़पेपर या फिर टीवी चैनल्स हो, जो भी फेक खबरें चलाते हैं उन पर आप नजर रखें और फिर हमें रिपोर्ट कीजिएगा, ताकि उनके जो भी नाम वगैरह है, लिस्ट वगैरह है, वो पुलिस को सौंपी जाए फर्दर एक्शन ऑफ फोर्स के लिए। और ऐसा ही कुछ हमें रामबन के अंदर देखने को मिला। और इससे कहीं ना कहीं देखिए एक चीज हम देखते हैं, जब फेक न्यूज जब सर्कुलेट होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो एक अफरा तफरी का माहौल सा बन जाता है। क्योंकि हमने कई बार देखा कि कहीं फेक खबरें निकल आती है, कहीं एक्सीडेंट्स की खबरें निकल आती हैं, या कहीं पॉलिटिकल रैलीज की खबरें निकल आती है, यानी तरह तरह की जब खबरें सामने आती है जो फेक होती है, तो लोगों के अंदर जो अफरा तफरी, और खासकर मीडिया फैक्टर्निटी की बात करें तो वहां पर भी एक अफरा तफरी का माहौल होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं या फिर जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल जो छा जाता है। खासकर जब आप डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर की बात करें, इस तरह का अगर कोई फेक एक्सीडेंट की खबर आ जाए सामने, तो जाहिर सी बात है परेशानियां, दिक्कतें हो जाती हैं। तो इन्हीं तमाम चीजों पर काबू पाने के लिए डिप्टी कमिश्नर रामबन की तरफ से जो फैक्स किया गया है DIO, बिल्कुल नदीम, एक सवाल और रहेगा कि क्या कुछ ऐसी वेब पोर्टल्स हैं या कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्हें लिस्टेड किया गया है? क्योंकि जिस तरीके से इवेंट्स होते रहते हैं तो उस बीच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन पोर्टल्स पर या फिर इन जर्नलिस्ट पर जो है वो नजर रखती है। तो क्या कुछ लिस्टेड ऐसे जर्नलिस्ट हैं या फिर ऐसे वेब पोर्टल्स हैं जिनको लेकर आगे कुछ दिनों में हमें देखने को मिलेगा, या उन्हें नोटिस दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, मैं आपको एक चीज बता दूं, पिछले दिनों जब डिप्टी कमिश्नर रामबन की तरफ से 144 इम्पोज किया था, 8 जो यहाँ पे पोर्टल्स थे उन पर, हालांकि उन लोगों के नाम भी सामने आए थे जो जिनके वो अपने पोर्टल्स थे, लेकिन उसके बाद भी हम देखिए ये तो एक तरफ रहा, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि आज की डेट में जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो अपने आप में एक जर्नलिस्ट की हैसियत से वो खुद को देखता है। बिल्कुल। और मीडिया चैनल्स जो भी हमारे पास रजिस्टर्ड मीडिया चैनल्स है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनसे पहले वो खबर नशर करने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप उन्हें मिले। और आज की डेट में उसी को तरजीह दी जाती है कि बस हमारे पास अगर वो ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं किया जाता, बस चेक किया जाता है कि व्यूअरशिप हमारी कितनी है। तो जो इन चीजों को जहन में रखते हैं उन्हीं के खिलाफ नकेल कसी जाएगी कि जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन आपके पास है नहीं तब तक आप खबर नशर नहीं कर सकते, क्योंकि एक अफरा तफरी का माहौल सा बन जाता है। और इन्हीं चीजों पर काबू पाने के लिए ये जो कदम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की तरफ से लिया गया है। और ये भी हायर अप्स की एक मीटिंग में ये बात रखी गई थी और उसके बाद ये तमाम चीजें जिला रामबन के अंदर सामने आई। लेकिन वहीं पर नदीम, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर हम सिटीजन जर्नलिज्म की बात करते हैं तो जो सिटीजन जर्नलिज्म है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया उसको हाइप देती हुई नजर आती है। तो अगर पोर्टल्स को बंद भी किया जाता है या फिर कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको लिस्टेड भी किया जाता है, उन्हें नोटिस भी भेजा जाता है, तो सोशल मीडिया पर लगाम लगाना तो आसान बात नहीं है। अगर एक पोर्टल बंद किया जाएगा तो दूसरा पोर्टल स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो उस बीच अल्टरनेट कुछ नहीं है सरकार के पास, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा ब्रॉड है कि अगर एक चीज को बंद किया जाएगा तो दूसरी चीज जो है वो उसके पैरेलल खड़ी हो जाएगी।
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं पल्लवी की, इसमें कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं तो या सरकार है, इस तरह की कोई पॉलिसी लेकर आना चाहिए। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि एक पोर्टल बंद होता है 10 पोर्टल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन चीजों पे कोई एक लीगल प्रोसेस बनाया जाए जिसके अकॉर्डिंग जो उसमें एलिजिबिलिटी एक सेट क्राइटेरिया हो और जो उस पर उतरेगा तो उसको लाइसेंस वगैरह मिले। अगर जो नहीं मिलता, जो गैर कानूनी तरीके से चला रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ सबक आमोज कार्रवाई की जाए, ताकि जब एक पर कार्रवाई होगी तो जाहिर सी बात है कि दूसरा कोई हिम्मत नहीं करेगा कि वो अपना पोर्टल स्टार्ट करे। लेकिन जब आप एक को जो ढीला छोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे लोगों के भी हौसले जो है काफी बुलंद हो जाते हैं और वो फिर इस तरह की कार्रवाई अंजाम देते रहते हैं। लेकिन इसके लिए पॉलिसी जरूरी है कि एक पॉलिसी हो, एक सेट क्राइटेरिया हो और जो उसमें फॉल करेगा उसी को परमिशन मिले और वही पोर्टल को चला सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नदीम इकबाल। और वहीं पर रामबन में अब जिला प्रशासन ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को ये कह दिया है कि वो पोर्टल्स या वो वेब जर्नलिस्ट जो कि फेक न्यूज फैलाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए अब रामबन के बाद डोडा की तरफ रुख करते हैं। डोडा शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल ने मुख्य सड़कों के बीचों बीच डिवाइडर पर गमले लगाने की मुहिम शुरू की थी, लेकिन वक्त के साथ साथ म्युनिसिपल काउंसिल की ये परियोजना दम तोड़ गई। इस परियोजना पर सरकारी खजाने में से जो व्यर्थ की रकम थी वो खर्च की गई, लेकिन आखिर क्यों म्युनिसिपल काउंसिल अब इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है? और इस पर जानकारी के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू यहां पर ज्वाइन करेंगे। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से इस योजना को शुरू किया गया और देखने को यह भी मिल रहा है कि डिवाइडर्स पर पूरे एंगल्स बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर गमले कम नजर आ रहे हैं और जो गमले इक्का दुक्का नजर आ भी रहे हैं उनकी मेंटेनेंस किस तरीके से है वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वसीम यहां पर जुड़ चुके हैं। वसीम से जानते हैं। वसीम, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे म्युनिसिपल काउंसिल ने ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ये कितने साल पहले शुरू किया था या कितने महीनों पहले से शुरू किया गया था? देखिए पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ सालों पहले जो है ये शहर के अंदर जो डिवाइडर है, यानी कि शहर की जो मेन मार्केट है बस स्टैंड से लेके भरत रोड तक, इस तरह का जो है डिवाइडर पे आप देखेंगे कि गमले लगाए गए थे, यानी कि शहर को खूबसूरत करने के लिए एक स्टेप उठाया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से, यानी कि कुछ सालों पहले की हम बात करें। पर आज की डेट में आप देखेंगे कोई भी मेंटेनेंस नहीं इनको की गई है, बद से बदतर इनकी हालत है और काफी टाइम से जो है म्युनिसिपल काउंसिल जो है सुर्खी में ही आपको नजर आएगा और उनके जो ऑफिस के बिल्कुल बाहर आप देखेंगे इसी तरह की हालत बनी हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं इसी रास्ते से गुजरती हैं, कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ की जो सीनियर सिटीजन है, एनजीओ के लोग हैं, ये जो आवाम यहाँ के रहने वाली है, वो आज सवाल इन लोगों पे उठा रही है कि ये हालात अपने ऑफिस के बाहर इनको है, तो शहर के अंदर किस तरह के हालात हो। और शहर को खूबसूरत करने की अगर हम बात करें तो एक अच्छा स्टेप उठाया गया था, वही हम हालात देखेंगे। फाउंटेन की भी इसी तरह की हालत आपको देखने को मिलेगी। क्लॉक टावर जो यहाँ पे बनाया गया था, जिसको घंटाघर बताते हैं, उसकी हालात भी आप देखेंगे चारों तरफ से कुत्ते बैठे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी सवाल उठ रहे हैं, जो म्युनिसिपल काउंसिल है उस पर भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। जी वसीम, आपसे ये सवाल मेरा और रहेगा कि म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा जिस तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया है और बीच मझधार में ही ये प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए गए हैं, यानी कि इसको लेकर आगे काम नहीं किया गया, तो जो फंड्स की एलोकेशन हुई है क्या उसको लेकर आज तक कोई बात नहीं उठाई गई? क्या कोई भी जो है कॉर्पोरेटर द्वारा इसको लेकर सवाल उठाए गए हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी द्वारा सवाल उठाए गए हो कि अगर म्युनिसिपल काउंसिल ने ये प्रोजेक्ट शुरू किए हैं तो जो फंड्स आए उनका सही इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ आज तक? देखिए, अब आपका सवाल जो मुझे पूरी तरीके से सुनाई नहीं दे रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जवाब। जिस तरह से आप जानते हैं कि अलग अलग कॉर्पोरेटर जो है अपने इलाके के अंदर काम करता है, कुछ कॉर्पोरेटर ऐसे भी हैं जो काफी अच्छा काम करते हैं, जो बिल्कुल सवाल उठाते हैं म्युनिसिपल काउंसिल पे भी। हमें जब चुना गया था इसी पर्पज के लिए चुना गया था, हम काम करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हमने किस तरह की तरक्की अपने इलाके के अंदर की गई। यहाँ पे जो म्युनिसिपल काउंसिल के लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो कॉर्पोरेटर यहाँ पे हैं, मगर उनका यही सवाल भी है कि हमें जो है पूछा नहीं जाता है जब किसी जगह पे काम किया जाता है। ये हालात आप देख सकते हैं, ये हालात यही बता रहे हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं। जो डोडा के अंदर लोग आते हैं गाँव से, उनको किस तरह का असर पड़ता होगा। तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे भी सवाल है और जो वीआईपी मूवमेंट जो यहाँ से निकलती है उनको भी इस चीज पे ध्यान करना होगा, उनको भी देखना होगा कि शहर के अंदर क्या हो रहा है। अगर इनको अच्छे से उन लोगों ने मेंटेन किया होता आज ये सवालों के घेरे में नहीं आते। जी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू। और वहीं पर डोडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा जो डिवाइडर पर गमले लगाने का कार्य था वो शुरू किया गया था, लेकिन वो कार्य कहां तक पहुंचा ये साफ तस्वीरें बयां कर रही हैं। फूलों के उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन विभाग के इन दावों की पोल जम्मू के मड़ ब्लॉक के फूल उत्पादक खोल रहे हैं। मड़ के फूल उत्पादकों का आरोप है कि विभाग की ओर से उन्हें ना तो कोई मदद मिलती है और ना ही कोई सलाह। इन लोगों के मुताबिक कई बार बीमारियों के कारण उनके फूलों की खेती बर्बाद हो जाती है और इसके बावजूद विभाग उनकी कोई सुध नहीं लेता। उन्होंने ये भी बताया कि विभाग के अधिकारी उनके बजाय पंच सरपंचों के पास ही आते हैं, जिससे कि उन्हें किसी भी सरकारी योजना की जानकारी आज तक नहीं मिल पाई है। ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से ये हमारी शिकायत रहेगी कि वो हमारे जो किसान लोग हैं, तो ना तो हमारे पास फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से कोई बंदा आता है और हमारी बात को मतलब पूछता है कि हमारी फसलों में ये जो फंगस वगैरह लगी होती है या इसके कोई भी हमें जानकारी दें कि इसको ये फंगस वगैरह, क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं, इनको तो कोई पता नहीं कि ये फंगस वगैरह क्या होती है। बिल्कुल सर, ये जो स्कीम्स है ये गांव में मतलब एक घर में बैठे उधर ही स्कीम्स वगैरह बताई सर, तो हमारे तक ये कोई स्कीम्स वगैरह बारे में सर हमें तो कोई बताता नहीं, हमारे तक पहुंचता नहीं। और फ्लोरिकल्चर वाले सारे इत्थे मड़ ब्लाक दे विच आना चाहिए है और गुमराह क्यों करते हैं। तो पैंचे सरपंचे कोल तुसीं जांदे हो, तुसीं जिमींदारां नूं एक पंचायत दे विच आइए, एक मीटिंग होनी चाहिए और 15-20 बंदे जिमींदार होना चाहिए। जिहड़ा फुल लाएगा उसी और अच्छी पैदावार फुल्लें दी जिहड़ी पनीरी है वो दित्ती जा। कुछ जिमींदारां कोल ते ऐसा बीज नहीं है, बीज तो गवर्नमेंट को है, गवर्नमेंट ने देना चाहिए सबसिडी का उपर इन्होंने लोगों कि शैल इन्हों का फायदा हो। जिसमें देखो ये बीज लगे है, ये फुल है ये थोड़ा छोटे साइज का फुल है। ये हमेशा जो फ्लोरिकल्चर वाले बीज दिंदे हैं वो थोड़ा मोटा होता है, वो बिक्री अच्छी तरह हो सकती है। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।